Okay, चलो, तो बेसिकली व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक स्टैटिस्टिक्स इन द लास्ट क्लास, आई टोल्ड यू दैट 9th में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स दो भागों में पढ़ा था। एक अलग अलग ग्राफ्स पढ़े थे, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट वगैरह, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था मीन मीडियन मोड। लेकिन 9th में जो हम मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं ना, वो मेनली हम पढ़ते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। अनग्रुप्ड डेटा बेसिकली रॉ डेटा होता है, ठीक है। फिर हमने बोला कि 10th की जो स्टैटिस्टिक्स आती है वहां पे हम ग्रुप्ड डेटा में पढ़ते हैं। ग्रुप्ड डेटा वो होता है जहां पे क्लास इंटरवल्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो 9th वाला जो मेथड होता है मीन मीडियन मोड निकालने का, वो कहीं ना कहीं कम डेटा हो तब सही काम करेगा। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा है, मान लो 100, 150, 200, 1000, इस तरीके के अगर डेटा है, तो वो जो 9th वाला जो मेथड था वो बहुत टाइम लगाएगा। तो उसमें हमारा हेल्प, उसको कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलेबस से क्या हटाया गया है 10th के स्टैटिस्टिक्स से। तो पहला, मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड को हटाया गया है, और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को ड्रॉ करके वहां से जो मीडियन कैलकुलेट करते हैं वो वाला पार्ट रिमूव किया गया, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट वे रिमूव। अब बात करते हैं मीन का। तो मीन तो यार अपना एवरेज होता है ना। मीन इज एक्चुअली द एवरेज। और मीन निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं। ये जो तीनों तरीकों की हम बात करें, ये ग्रुप्ड डेटा की बात करें, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा मतलब कि क्लास का इंटरवल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों के अभी जो बोर्ड्स हुए थे, ठीक है, तो 40 नंबर का बोर्ड हुआ था। अब उस 40 नंबर के बोर्ड्स में मैंने क्या करूं, लेट से सीसीएस स्कूल में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए थे ना, लेट से उनके मार्क्स आ गए। तो अब ना मैं क्लास इंटरवल्स बनाऊंगा। 0 to 5 मार्क्स के अंदर कितने बच्चे हैं, 5 to 10 के अंदर कितने हैं, 10 to 15 के अंदर कितने हैं। तो इस तरीके से मैंने 5-5 मार्क्स का ना एक इंटरवल बना दिया। और जितने भी बच्चे उन मार्क्स के मार्क्स लेट से 0 to 5 के अंदर है, हम उसको पहले ग्रुप में रखेंगे। जो 5 से 10 वाले हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सीसीएस में जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया था, अब उनका जो डेटा होगा वो छोटे से 6-7 रो के कॉलम, मतलब 6-7 रोज में टेबल में उनका डेटा पूरा फिल हो जाएगा। और उसके बाद मैं उसी डेटा का निकालना चाहता हूं, लेट से मीन। तो मीन निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं, यहाँ पे बता रखा था। The 3 methods are direct method, assumed mean method and step deviation method. तो यही स्टेप डेविएशन मेथड जो है उसे रिमूव कर दिया गया है। एंड डायरेक्ट मेथड क्या है, तो डायरेक्ट मेथड ये आपके सामने दिख रहा है। आई थिंक सारी चीजें सब एक बार अच्छे से गो थ्रू कर चुके हो, तो मेरे को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट मेथड होता है जहां पे आपको मान लो ये ग्रुप डेटा के लिए नहीं, ये अनग्रुप डेटा के लिए। तो मान लो x1 जो है वो f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x2 जो है वो f2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x3 जो है वो f3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन, शिखर कह रहा है रिकॉर्डिंग एक बार और देख लिया था, ओके सही किए थे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में लिखेंगे f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, ऐसे करके हम न्यूमरेटर में fx का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब fx का समेशन करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, तो नीचे रहेगा आपका सारे फ्रीक्वेंसीज का समेशन, ठीक है। तो ऊपर f1 fx का समेशन रहेगा और नीचे सारे फ्रीक्वेंसीज का समेशन रहेगा। तो ये आपका बनता है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, ठीक है। ये अनग्रुप डेटा के लिए हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंबल को हम लोग समेशन कहते हैं, ठीक है। और ये मेथड को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये इस टेबल, इस एग्जांपल पे हमने चेक किया था कि ये कैसे काम करता है। देन अब बात करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल। ग्रुप डेटा का सिंपल मतलब है क्लास इंटरवल्स बना हुआ रहेगा। तो जब क्लास इंटरवल्स बना रहेगा तो उस केस में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो fi xi में f तो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, x आपका क्या होता है, तो xi इज एक्चुअली द क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स कैसे आता है, तो आपके पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, उस क्लास इंटरवल, जैसे 0 to 5 का क्लास इंटरवल है, तो 0 to 5 का क्लास इंटरवल में 0 आपका लोअर लिमिट हो जाता है और 5 आपका अपर लिमिट हो जाता है। तो जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते हो, तो वहां से आपको उस क्लास का xi मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 0 to 10 का किया है, तो यहाँ पे xi की वैल्यू 5 हो रही है, ठीक है। तो ये फिर एग्जांपल हो गया आपका 0 से 10 में 27, 10 से 20 में 10, 20 से 30 में 7 लोग, 30 से 40 में 5 लोग, 40 से 50 में 4 लोग एंड 50 से 60 में 2 लोग। ये हमारे पास डेटा आ गया। और अब इस डेटा का मेरे को मीन निकालना है।
तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं तो हमको ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। सब कुछ रब कर देता हूँ एक बार। तो ये टेबल बनाना होगा जिसमें ये टेबल में ये चीज गिवन होता है, ये चीज गिवन होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है और ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला गया है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। फिर कोई अगर डाउट है तो आप बता सकते हो यहाँ पे, यस और नो। तो हम इसमें एक चीज ऑब्जर्व किए हैं कि सर जो मिड पॉइंट है ना वो सेम डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है, हर हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व किए हैं सर ये चीज। मिड पॉइंट यस सर, तो देखिए वो इसमें इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि लेफ्ट में अगर आप क्लास इंटरवल्स को देखोगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये भी सेम गैप से बढ़ रहा है ना। तो अगर ये सेम गैप से बढ़ रहा है और आपने जो क्लास मार्क्स निकाला है वो मिड पॉइंट है, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है सेम चीज से बढ़ेगा। मैंने सर लास्ट टाइम भी क्लास में बोला था कि आगे 5 आ गया और अगर हमारा क्लास 10-10 से इंक्रीज कर रहा है तो आप यहाँ पे बार बार ऐड डिवाइडेड बाई 2 करने की जरूरत नहीं, सीधा 10-10 करके इंक्रीज करते रहो, आपका काम हो जाएगा। सर ये डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां पे हमको ये नहीं दिखाना होता ना कि हमने एक्सआई बार बार क्या, जैसे ये 45 निकालने के लिए हमने 40 + 50/2 किया, ये हमको दिखाना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्या करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमको पहले ये टेबल बनाना है और इस टेबल के नीचे हमको लिखना है मीन, और ये जितना ये मैंने लिखा ना बस इतना हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। ओके सर। हाँ, फिर हमने देखा था अज्यूम्ड मीन मेथड। अगर आप लोगों को याद हो तो एनटीएसी के एवरेज क्लास में मैंने आप लोगों को एक डेविएशन मेथड सिखाया था एवरेज निकालने का, वो यही मेथड था एक्चुअली। ठीक है, इसी मेथड को मैं यूज करता हूँ वहां पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पिछले वाले डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बट हियर द फॉर्मूला इज सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए। What is this A? So this A is actually the assumed mean. हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप इस मेथड का थोड़ा लिमिटेशन देखोगे तो इस मेथड का लिमिटेशन ये है कि अगर आपका xi बड़ा है बहुत ज्यादा, मान लो जो बीच का xi दिख रहा है अगर वो बहुत बड़ा हो गया तो उस केस में fi xi कैलकुलेट करना भी मतलब पेन लेने जैसा हो जाता है, बिकॉज वो पे आपके मल्टीप्लीकेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, है ना। अभी तो ये वाली केस में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5, 10, 15, 25, 45, 55 ये सब है, तो इन सबको हम लोग साइड में 4, 5 इन सब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट जस्ट इमेजिन दैट इफ आई हैड 155 हियर, 155, 150, 165, 175, 185, 195, 205, अगर इस तरीके से यहाँ पे अगर वैल्यूज इंक्रीज कर रही होती और वो अगर f से मल्टीप्लाई होता तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत होती, ठीक है, तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत होती। तो वहां पे क्या होगा ना, वहां पे ये अज्यूम्ड मीन मेथड जो होता है वो काम कर जाता है। कैसे काम करता है, तो ये जैसे ये टेबल है, ठीक है, टेबल आपका डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए जो सवाल दिया जाएगा उसी टेबल को आप अज्यूम मीन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके लिए क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, मीन निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस टेबल में एक बार सबसे पहले देखें तो इस मेथड में ये चीज अगेन गिवन होती है, ये गिवन होती है। अब ये और ये तीनों चीजें हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब ये मिड वैल्यू क्या है, xi है। व्हाट इज दिस xi? तो xi तो पिछले मेथड में निकाला हुआ था, तो ये xi निकला हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 100 से 150 उसका मिड पॉइंट 125 है। अब अगला जो है 150 से 200 मतलब 50 से बढ़ गया सब कुछ, तो यहाँ पे भी किससे बढ़ गया, 50 से बढ़ गया, तो ये भी 50 से बढ़ेगा, ये भी 50 से बढ़ेगा, ये भी 50 से बढ़ेगा, ये भी 50 से बढ़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस xi में से कोई एक वैल्यू को a मानते हैं, कोई एक वैल्यू को a मानते हैं। जैसे यहाँ पे किसको माना है, a 275 को माना है, तो ये 275 को a मानकर अब हम d निकालते हैं, डेविएशन। और ये डेविएशन आपका क्या रहेगा, तो डेविएशन रहेगा आपका x का वैल्यू में से a का वैल्यू को माइनस करना। तो 125 माइनस 150, 175 माइनस सॉरी 125 माइनस 275, 175 माइनस 275। तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यूज कैलकुलेट किए। अब इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने का फायदा ये हुआ ना कि जब हमको FIDI कैलकुलेट करना था ये प्रोडक्ट, तो अब ये प्रोडक्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करके निकलेगा, राइट। तो देखिए हमने पिछले वाले मेथड में हमने FI मल्टीप्लाई किया था, FI मल्टीप्लाई किया था। तो देखो वहां पे 125 इंटू 24, 175 इंटू 40, 225 इंटू 36, मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लिकेट हो ही रहे है ना। लेकिन अगर आप यहां देखते कि ग्रीन कलर से जो मैं मार्क किया FIDI वाला पार्ट,
FIDI वाले पार्ट में क्या है, 24 के साथ -150, 40 के साथ में -100, 36 के साथ में 50, यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कुछ भी नहीं आएगा वहां पे, 30 × 50। तो देख सकते हो कि ये वाला जो कॉलम है ना, DI वाला कॉलम, इस DI वाले कॉलम को अगर हम F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मेहनत कम लग रही है, और अगर हम ये XI वाले कॉलम को अगर DI वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते तो हमको इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। लगता कि नहीं लगता, बताओ हमें इसको, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता कि नहीं लगता अगर हम XI वाला मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते तो? लगता, राइट? तो ये फायदा होता है स्टेप डेविएशन मेथड का। कब काम करेगा अच्छे से, जब आपकी ये XI के वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो उस केस में मीन निकालने के लिए वी शुड फॉलो डेविएशन मेथड, ठीक है? तो उसके बाद जैसे हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं, डी कैलकुलेट करने के बाद FD निकाल लिया है ना, FIDI निकाल लिया, FIDI निकालने के बाद अब अपना यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है मीन का, तो मीन विल बी इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाई सिग्मा F। बेसिकली जो चीज हम माइनस कर रहे थे उसको लास्ट में ऐड कर देना है। अपूर्वा कह रही है सर थर्ड रो में 1800 होगा, या करेक्ट, दिस इज 36, दिस इज -50, तो 36 5 से तो 180 होता है ना, दिस शुड बी -1800। ओके, तो यही मेथड पे हम लोग कहीं ना कहीं अपना क्लास को एंड किए थे। दिव्यांशु पूछ रहा है सर उन मिड पॉइंट की वैल्यूज में किसी को भी ए मान सकते हैं या फिर मिड वैल्यू को ही मानना है? दिव्यांशु उनमें से किसी एक को मान सकते हो, बट सजेस्टेड यही होता है कि बीच में से किसी एक को मानो। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू को मानोगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना? जैसे यहाँ देखो, मान लो दिव्यांशु आपने इसको माना होता, किसको? आपने इसी को ए माना है। अगर आपने इसको ए माना है तो 125 - 125 0 हो जाएगा, 175 - 125 50 हो जाएगा, ठीक है? फिर 225 - 125 100 हो जाएगा, फिर 150, फिर 200, फिर 250। यहाँ पे कुछ खास फायदा नहीं हुआ ना। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी चीज क्या है, 50 से मल्टीप्लाई करने में भी ज्यादा पेन नहीं लगता है, 100 से मल्टीप्लाई करने में भी ज्यादा पेन नहीं लगता है कि नहीं? तो इट इज सजेस्टेड कि आप इसमें से या इसमें से, इन दोनों में से किसी एक को ए अगर मानते, या तो इसको या फिर इसको, इन दोनों में से अगर आप किसी एक को ए मानते तो आपके लिए ज्यादा बेटर होता। बाकी इन 6 में से किसी एक को अज्यूम कर सकते हो। मेथड कहता है XI में से किसी भी एक वैल्यू को ए अज्यूम करना है। ओके, रिया पूछ रही है सर इज देयर एनी अदर नेम ऑफ अज्यूम्ड मीन? अज्यूम्ड मीन का दूसरा नाम डेविएशन मेथड है रिया, डेविएशन मेथड। ठीक है, ओके, तो दिस वाज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। कंटिन्यूइंग इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब आते हैं मॉड निकालने पे, क्योंकि मीन वाला पार्ट तो खत्म हो चुका था। अच्छा, आप लोगों ने एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या? रिया पूछ रही सर ये रिमूव्ड है क्या? नहीं रिया, 3 मेथड थे ना। ये देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 मेथड, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन है सिलेबस में, स्टेप डेविएशन को हटाया गया है, स्टेप डेविएशन को हटाया गया है, ठीक है? अच्छा, तो स्टूडेंट्स कोई डाउट है क्या आपके? कोई डाउट है वहां पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया आप मीन के? कोई डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड सुमित। ठीक है, तो चलो फिर आज इसी को कंटिन्यू करके फिर खत्म करते हैं, है ना? 5:25 हो रहा है हमारे पास, 35 मिनट से 35 मिनट के अंदर आराम से खत्म हो जाएगा। मिस्टी के भी कोई डाउट्स नहीं? चलो बढ़िया, परफेक्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद मॉड देन, है ना? मॉड क्या होता था, याद है किसी को? चैट में एक बार जल्दी से बताओ तो, मॉड क्या होता था? मॉड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है, जो नंबर बार बार आता है उसी को मॉड कहते हैं।
जो ज्यादा बार रिपीट करे, एनीथिंग दैट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। रिया ये गलत है, बाकी सबके आंसर्स तो सही है। विवेक कह रहा है मैक्सिमम टाइम्स अ नंबर रिपीट। करिश्मा कह रही है द रिपीटिशन ऑफ नंबर। तो मॉड हम लोग जो पढ़े थे 9th में, तो मॉड बेसिकली वो नंबर होता है जो आपको एक सीक्वेंस में सबसे ज्यादा बार दिखे, है ना, सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हुए दिखे, दैट इज मॉड। बट स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा अज्यूम करो, थिंक अबाउट द सिचुएशन कि अगर मैंने जितने छपड़ा के स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो 10th का जिन्होंने सीबीएसई का एग्जाम लिखा मैथ्स का, अगर मैं उन सारे लोगों से उनके मार्क्स को पूछूं और वो स्क्रीन पे लिखूं, तो आई थिंक आंसर तो थाउजेंड्स में होगा, कम से कम 1,500-2,000 तो लोग होंगे, कम से कम 1,500-2,000 स्टूडेंट्स होंगे जो सीबीएसई 10th का एग्जाम लिखे होंगे छपरा से, है ना। तो उन सारी वैल्यूज में अगर हमको मॉड निकालना पड़ा, तो डू यू थिंक कि हमको हर एक वैल्यू देख के मॉड निकालने में हमारी हालत टाइट हो जाएगी? तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, बिकॉज वी विल बी डीलिंग विथ 1,500-2,000 वैल्यूज, कम से कम 1,500 से 2,000 वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहले उन वैल्यूज को क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा ग्रुप्स में, है ना, उनको ग्रुप्स में अरेंज किया जाएगा। वही मान लो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके के ग्रुप्स में अरेंज किया जाएगा कि 0 to 5 के ग्रुप में 200 बच्चे आ रहे हैं, 5 से 10 के ग्रुप में 400 बच्चे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग ग्रुप्स में पहले डेटा को डिवाइड कर लिया, और उसके बाद ही हम वहां पे कहीं ना कहीं मॉड का बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज मॉड? मॉड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। इन द अनग्रुप्ड डेटा द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर इज द मॉड। जो अनग्रुप्ड डेटा होता था, अनग्रुप्ड मतलब क्या समझो, मैंने आप लोगों से सीधे आप लोगों के मार्क्स पूछे, सारे मार्क्स को बोर्ड पे लिखा, उसमें से सबसे ज्यादा बार नंबर जो मैं बोर्ड पे लिख रहा था वही मॉड हो जाएगा, उस वो होता है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, जो डायरेक्टली मैंने उठाया। बट इन द ग्रुप्ड डेटा वी कैन फाइंड द क्लास इंटरवल which has the maximum frequency number, that is a model class। अब ये बात समझो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2000 अगर स्टूडेंट्स का मैं क्लास 10th का सीबीएसई मैथ्स का अगर मार्क्स पूछूंगा, तो उसको डील करने के लिए मुझे ग्रुप वो करना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। अब उस क्लास इंटरवल में मॉड कैसे निकालोगे, जरा सोचो तो, उस क्लास इंटरवल में मॉड कैसे निकालोगे? तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेगा वो वाला क्लास जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं। अब जैसे इमेजिन करो, एक छोटा सा केस देता हूं, 0 to 5 में 200 बच्चे थे, 5 to 10 में ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास की बात नहीं हो रही है। 5 to 10 में 400 बच्चे थे, 10 to 15 में 800 बच्चे थे, 15 to 20 में 250 स्टूडेंट थे। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे दिख रहे हैं, कौन सी क्लास में दिख रहे हैं? 10 to 15 वाली क्लास में दिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर 10 to 15 वाली क्लास में दिख रहे हैं, तो डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स मतलब इसका जो मॉड भी आना चाहिए, वो मॉड भी 10 से 15 के बीच में आना चाहिए? सोचो यस और नो, इसका जो मॉड आएगा वो कहाँ आना चाहिए? 10 से 15 के बीच में आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 10 to 15 के बीच में मार्क्स स्कोर किए। तो अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने 10 से 15 के बीच में ही मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उस केस में हमारा जो मॉड होगा वो भी 10 से 15 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं? तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ना कि हमारा मॉड जो होगा वो इसमें लाई करेगा, किसमें लाई करेगा? मॉड विल लाई इन द क्लास, मॉड विल लाई इन द क्लास 10 to 15। ये 10 to 15 को कहा जाता है मॉडल क्लास। क्या कहा जाता है इसको? इसको ही कहा जाता है मॉडल क्लास। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको सबसे पहला काम करना है कि जो भी आपके पास मॉड का क्वेश्चन आएगा, उसमें जो भी क्लास इंटरवल बना रहेगा, उस क्लास इंटरवल्स में से आपको पहले वो क्लास को फाइंड आउट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है ना, इन द ग्रुप्ड डेटा वी कैन फाइंड द क्लास इंटरवल
which has the maximum frequency number, that is the मॉडल क्लास। आपको वो वाली क्लास इंटरवल फाइंड आउट करनी है जिसके इंटरवल सबसे ज्यादा है, उसको ही कहेंगे हम लोग मॉडल क्लास। जब आप वो मॉडल क्लास निकाल लोगे, पहचान लोगे, तो फिर आपका जो मॉड निकल कर आएगा उसमें से, वो इस फॉर्मूले से निकल कर आएगा। तो ये फॉर्मूला अब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब एक बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, अभी जस्ट कंगना ने भी पूछा कि सर अगर दो डेटा सेम हुआ तो। कंगना, वो चीज होगी नहीं, वो चीज होगी नहीं। अगर वो आपको दो डेटा सेम दे देंगे ना, तो वो क्वेश्चन में बवाल उड़ जाएगा बोर्ड्स में। वो क्यों उड़ जाएगा, एक बार मेरे को ये फॉर्मूला बता देने दो, मेरे को एक बार ये फॉर्मूला बता देने दो, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, मना लो आप लोग कि आपके क्लास में ऐसा ही आ जाए जिसमें दो डेटा हो, उससे क्या होगा, सबको वो क्वेश्चन के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब देखो, तो फॉर्मूला क्या है मॉड का, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ठीक है। एल, फिर एक ब्रैकेट लगाना है, ऊपर f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, अब ये सारे 1 2 3 4 5 एल, f1 f0 f2 h, 5 चीजें दिख रही है फॉर्मूला में। तो ये पांचों चीजों का मतलब समझना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले एल क्या है, तो एल इज द लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो जो भी मॉडल क्लास होगा, जैसे मान लो अगर मॉडल क्लास है 0 से 10 का, तो 0 से 10 का अगर मॉडल क्लास हुआ, तो 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट एच, एच क्या है, क्लास इंटरवल का साइज। तो क्लास इंटरवल का साइज क्या होगा, अगर ये आपका क्लास इंटरवल है 0 से 10 का, तो आपका क्लास इंटरवल कितने का हो गया, क्लास इंटरवल 10 का हुआ कि नहीं हुआ, क्लास इंटरवल का साइज कितना हुआ, 10। ठीक है, फिर f1 क्या है, तो f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो है f1, f0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास frequency of the class preceding मॉडल क्लास। ठीक है, मतलब मॉडल क्लास के पहले जो है ना, मॉडल क्लास के पहले जो क्लास होगी उसके जस्ट ऊपर, पहले मतलब कि मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर जो क्लास होगी उसको, उसका फ्रीक्वेंसी। और f2 क्या है, अब देखो f1 अगर आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी था, तो हमने बोला f0 आपका उस क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा जो मॉडल क्लास के ठीक ऊपर आ रहा होगा, ठीक पहले आ रहा होगा। तो दूसरा आपका क्या रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग क्लास मतलब मॉडल क्लास के बाद जो आएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं, वो क्लास जो मॉडल क्लास के बाद आएगा, जो मॉडल क्लास के बाद आएगा। अर्णव कह रहे सर एक एग्जांपल से बताइए, ऑब्वियसली बताएंगे, बट पहले एक बार फॉर्मूला तो समझ ले। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको ये फॉर्मूला रट्टा मारना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आपके पास। एल प्लस बड़ा सा ब्रैकेट, ऊपर f1 माइनस f0, नीचे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, जहां पे एल आपका मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, h आपका क्लास इंटरवल का साइज, f1 आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, f0 आपका मॉडल क्लास से पिछले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और f2 है आपका मॉडल क्लास के अगली क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो अब इस फॉर्मूले को समझते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन में समझते हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम कीजिए, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन, इस टेबल को बना लो अपनी नोटबुक में, इस टेबल को फटाफट एक बार अपनी कॉपी में बना लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। और मुझे चैट में बता भी दो कि यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा। परफेक्ट अपूर्वा, निहारिका करेक्ट, नैन्सी करेक्ट, मिष्टी करेक्ट, शिखर करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट, कंगना सही है।
सही है अमृत, करिश्मा करेक्ट, अर्णव सही है। फटाफट टेबल बना लो स्टूडेंट्स, फटाफट टेबल बना लो। डन, ओके परफेक्ट। तो ये देखो, अगर आपने वो बना लिया है तो मैं बेसिक कुछ कुछ चीजें होती है स्टूडेंट्स जो अपने को टेबल देख के पहचान में आ जाना चाहिए। जैसे अगर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो चलो ठीक है, मॉडल क्लास सबसे पहले अपने को क्या पहचानना है, मॉडल क्लास पहचानना है। ओके, तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया 20 to 40। तो 20 to 40 अगर आपका मॉडल क्लास है तो याद कीजिए इस फॉर्मूले में हमें मॉडल क्लास से तीन चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होती है एल, एक एच और एक F1। तो एल होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। अब जरा यहां से बताओ कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, जल्दी से बताओ चैट में, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 20 है ना। अच्छा, मॉडल क्लास का क्लास साइज कितना है, उसी को एच बोलते हैं ना। तो मॉडल क्लास का क्लास साइज कितना है, वो भी 20 होगा, क्योंकि क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है आपका अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। तो 40 माइनस 20, तो ये हो गया आपका 20। उसके बाद आता है F1। F1 क्या होता था, F1 होता है क्लास, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, वो तो क्लियरली दिख रहा है 8। अब बचता है F0 एंड F2। बचता क्या क्या है, F0 एंड F2। तो F0 कहां से निकल कर आएगा, तो F0 मैंने आपको बताया है कि मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास। तो अगर आपका मॉडल क्लास है ये, अगर ये आपका मॉडल क्लास है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास, बिफोर, ठीक है, मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास। तो स्टूडेंट्स उस हिसाब से बताओ F0 क्या हो जाएगा, उस हिसाब से F0 कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। बिकॉज नहीं कंगना, जीरो कैसे लिखोगे, हमको लोअर लिमिट नहीं चाहिए, हमको उसके पिछले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो उसके पिछला वाला क्लास तो 0 से 20 वाला है ना, तो 0 से 20 वाले का फ्रीक्वेंसी देखो नीचे 4 लिखा है कि नहीं। ओके, लोअर लिमिट हमको खाली मॉडल क्लास का निकालना। अच्छा, उसके बाद आते हैं F2 के ऊपर, उसके बाद आते हैं F2। तो F2 क्या होता है, F2 था मॉडल क्लास के बाद जो क्लास आती है। तो अगर मॉडल क्लास हमारा 20 से 40 का है तो उसके बाद अगली क्लास कौन सी है, उसके बाद अगली क्लास है 40 से 60 वाला। तो ये बोलोगे क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूं, यही से F2 आएगा, यही से F2 आएगा। तो F2 क्या होता है, F2 होता है इस क्लास का फ्रीक्वेंसी, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी। थोड़ी देर में सुमित उसका आंसर करता हूं, ठीक है, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 6। तो जब हमको ये सारी पांचों वैल्यूज पता चल गए, जब हमको ये पांचों वैल्यूज पता चल गए, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है मॉड इज इक्वल टू L प्लस एक ब्रैकेट ऊपर F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू H। तो अब स्टूडेंट मुझे ये खाली सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे, 20 प्लस
ब्रैकेट f1 माइनस f0 हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 8 माइनस 4 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू 20। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? एनी प्रॉब्लम? यहां तक मैंने कुछ भी किया हो, कोई भी चीज जो मन में डाउट आ रही है बताइए, बिकॉज सिर्फ यही करना है मॉड निकालने में। लॉटरी है, लॉटरी। वहां पे मीन निकालने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, FI XI या FI DI निकालना है। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ टेबल से उठा के खाली वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। तो 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 6 10 माइनस 4 6, तो 4/6 इंटू 20। ठीक है, और यही आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 2/3 ऑफ 20 हो जाएगा ये ना, 100/3, तो 33.33 के आसपास आ जाएगा, 33.33 के आसपास आ जाएगा। कंगना पूछ रही है कि सर 2F1 क्यों हुआ? कंगना फॉर्मूले में है, वो हमने नहीं किया, फॉर्मूले में है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे तो यार ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी केयर भी नहीं किया। ओके, तो ये देखो, वही पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है ना, पूरा सॉल्यूशन प्रॉपर डाला हुआ है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 33। हाँ, लास्ट में आप अप्रोक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप अप्रोक्स कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये आपका ना मॉड जो निकलता है, ऐसे भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है, मॉड यहाँ पे ऐसे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है। ठीक है, चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ये सबको समझ में आ चुका है, देन वी कैन स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट, मीन निकालने वाला। शुभम पूछे सर अगर मॉडल क्लास फर्स्ट ही क्लास इंटरवल हो तो? यस यस, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके मन में एक छोटा मोटा डाउट आ सकता है कि सर ये फॉर्मूले में हमको एक मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास भी चाहिए होता है और एक मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास भी चाहिए होता है, तो अगर सबसे पहला क्लास ही मॉडल क्लास हुआ तब क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, वैसे नहीं मिलेगा, मैंने पूरा आरडी शर्मा उठा के देख लेना या पूरा PYQ उठा के देखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? अगर मेरे को उसके पहले वाले क्लास, अगर मेरा सबसे पहला क्लास ही मॉडल क्लास हुआ, तो उस केस में आपको F0 तो नहीं पता चलेगा, तो F0 को आप 0 लिख देना, वहां पे क्या कर देना, F0 को 0 लिख देना। एंड सेम लॉजिक, अगर आपका मॉडल क्लास सबसे आखिरी क्लास हुआ, अगर आपका मॉडल क्लास सबसे आखिरी क्लास हुआ तब क्या करोगे? तो उस केस में आप F2 को 0 लिख देना। ठीक है, उस केस में आप F2 को 0 लिख देना। इज दिस क्लियर? ठीक है, सिंपल सा फंडा। शुभम, अंकित, सिंपल सा फंडा याद रहेगा ये? ठीक है, चलो, तो इसी के साथ मॉड खत्म, इसी के साथ मॉड खत्म। अब हमारे पास 15 मिनट है और अब हमको मीडियन करना है, मीडियन। तो गाइस, जैसे मॉड में हमने एक फॉर्मूला देखा था ना, वैसे मीडियन में भी एक फॉर्मूला है, लेकिन मीडियन में फॉर्मूला लगाने के लिए हमको एक टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे मीन का क्वेश्चन होता था, तो मीन के क्वेश्चन में हमको FI XI बनाना पड़ जाता था, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ जाता था। सेम चीज यहाँ पे भी हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक बार इस चीज को स्टडी करो। टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा, we need to find the cumulative frequency and n/2। अच्छा, वैसे मीडियन याद है किसी को? कितने लोगों को मीडियन याद है? क्या होता था बताओ, कौन बताएगा?
एग्जैक्टली, वेरी गुड अर्णव। तो वो मिडिल मोस्ट नंबर होता था ना, जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म after the given set of numbers are arranged in ascending or descending order. Okay, so what is median? Median middle most term होता है, लेकिन वो मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालते हो? पहले आपके पास जितने नंबर्स होते हैं ना, या तो आप उस नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, और उसके बाद मिडिल मोस्ट टर्म निकालते हो। ठीक है, उसके बाद मिडिल मोस्ट टर्म निकालते हो। ओके, तो अब यहाँ पे भी वही दिक्कत है कि यहाँ तो हमारा जो डेटा है वो तो क्या कहते हैं, ये तो ग्रुप डेटा हो गया। अब ग्रुप डेटा हो गया तो यहाँ पे हम कैसे अरेंज करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? तो एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस में क्या है, सबसे पहली लाइन क्या कह रही है? सबसे पहली लाइन कह रही है टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा वी नीड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड n/2। अभी आपको दोनों चीजें नहीं पता होंगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n/2 क्या होता है। ठीक है, तो अगले लाइन को पढ़ो जरा। देन वी हैव टू फाइंड द मीडियन क्लास which is the class of the cumulative frequency near or greater than the value of n/2। तो ये एक्चुअली में एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एंड ये एक प्रोसेस है जिसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। क्लियर? तो पहले बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। पहले बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड by adding the frequencies of all the classes preceding the given class। cumulative frequency कैसे निकालते हो किसी भी क्लास के लिए? आप उस क्लास से ऊपर तक जितने भी क्लासेस थी, उस क्लास से पहले तक जितने भी क्लासेस थी, आप उन सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरीके से टोटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? अगर मैं मान लो 10 से 20 वाले क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 10 से 20 और उसके ऊपर जितने भी मेरे को क्लास दिख रहे हैं, मुझे उन सारी क्लासेस के फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये मेरा क्लास इंटरवल दिख रहा है आप लोगों को 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, अब आपको बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी is calculated by adding the frequencies of all the classes preceding the given class। मतलब कि जो भी क्लास हमको, जिस भी क्लास का हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तो वो आप कैसे निकालोगे? आप उस क्लास को पकड़ोगे और उससे ऊपर जितनी क्लासेस होंगी उन सबको पकड़ोगे और उन सबके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला क्लास इंटरवल है 1 to 5 का, तो स्टूडेंट्स 1 to 5 का फ्रीक्वेंसी है 4, लेकिन अब इससे ऊपर कोई क्लास है क्या? इससे ऊपर तो कोई क्लास नहीं है, तो इसीलिए इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा? 4 ही होगा। तो इस केस में इसका फ्रीक्वेंसी एंड इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों 4 है। लेकिन जब हम 6 to 10 का देखेंगे, तो 6 to 10 में स्टूडेंट्स आपको उसका फ्रीक्वेंसी दिखेगा 3, और उसके ऊपर क्या दिख रहा है? एक और फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? आपको दोनों को ऐड करना है। तो इसीलिए यहाँ पे 4 + 3 करके आया है 7। तो 6 to 10 वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 7 होगा। कैसे निकला? तो पहले आपने 6 to 10 वाले का फ्रीक्वेंसी पकड़ा 3, और उसके ऊपर जितना भी फ्रीक्वेंसी दिख रहा है सबको ऐड कर देना है। तो 3 के ऊपर खाली एक ही दिख रहा था 4, तो इसीलिए 3 + 4 comes out to be 7। नेक्स्ट है 11 to 15। 11 to 15 वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले उस क्लास के फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है और उसके ऊपर जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको पकड़ना है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि इन दोनों को तो ऐड करके यहाँ पे 7 लिखा गया था कि नहीं? इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 7 लिखा गया था। तो अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 और 6 से ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसीज है सबको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि ऊपर के दो वैल्यूज ऑलरेडी ऐड करके हमको पता है कि उसका सम 7 आ रहा है, तो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस केस में कितना आ जाएगा, 13 आएगा। ये 13 कैसे आया, 7 + 6 आया। और ये 7 कहां से आया है, तो ये 7 यहां से आया है। क्या ये स्टेप समझ में आया है आपको, कोई डाउट किसी को भी? इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? सूरज कोई डाउट है क्या? हाँ जी सूरज बोलो। ठीक है, अच्छा तो अब हमको ये पता चल गया कि इसको इसको और इसको इनको ऐड करके कितना आ रहा है, ओम बन तो ये एंड ये इनको ऐड करके सम कितना आ रहा है, इनको ऐड करके सम आया 13। तो अब जब हम 16 to 20 वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो 16 to 20 वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी है 5, और इस 5 को ऊपर के सारे वैल्यूज के साथ ऐड करना है। अब ऊपर के जो 3 वैल्यूज हैं उनका सम कितना था, उनका सम था 13। तो 5 और 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये 18 आया है 13 + 5 करके। सिमिलरली जब ये 18 आ गया है, तो अब 21 से 25 वाले क्लास इंटरवल का आपका फ्रीक्वेंसी है 2, और इसके ऊपर वाली क्लास का तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 18 है ना, ये 18 है। तो अब आपको क्या करना है, 2 + 18 से आपका मिलेगा 20, तो यहाँ पे 18 + 2 20। ओके, तो दिस इज हाउ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड। यही आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला चीज ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अगर चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है आप इसको कैन इग्नोर इन एग्जाम्स, कैन इग्नोर इन एग्जाम। अभी ये बस समझाने के लिए था। तो बोलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना समझ चुके हो सब कोई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना समझ चुके हो सब कोई? ठीक है, तो अब हम एक बार जल्दी से उस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग उस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला स्टेप होगा, क्वेश्चन जब मिलेगा मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टेप 1, make the table along with CF, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बना लोगे। स्टेप 2 होगा कैलकुलेट n/2 where n is the total frequency, n is the total frequency, and n is the total frequency, and select the class whose CF is just greater than or equal to n/2, जूम आउट कर रहा थोड़ा सा। देखो, पहला काम है आपको टेबल कंप्लीट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाना है। दूसरा काम होगा आपको n/2 कैलकुलेट करो। n/2 क्या है, तो n वहां आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये वाली टेबल को अगर देखोगे तो इस टेबल में आपका क्यूमुलेट टोटल n कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है। ये 20 कैसे आया, ये सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। तो 20/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप 20/2 करोगे 10 आएगा। अब आपको वो वाली क्लास पिक करनी है
जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो 10 के इक्वल है या 10 से जस्ट बड़ा है। क्या करना है आपको? आपको वो वाली क्लास पिक करनी है, आपको वो वाली क्लास पिक करनी है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो 10 आ रहा है या 10 से जस्ट बड़ा है। तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल को देखो, वो कौन सा क्लास होगा? वो कौन सा क्लास होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? वेरी गुड अंगना, 11 to 15, बिकॉज 11 to 15 का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको दिख रहा है वो हमको 10 से जस्ट बड़ा दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 11 to 15 वाली जो क्लास हो जाएगी ना, 11 to 15 वाली क्लास हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। क्या हो जाएगी वो? मीडियन क्लास। तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ, ये वाले लाइन को आप दोबारा पढ़ो, आप समझ जाओगे। वी हैव टू फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज द क्लास of the cumulative frequency near or greater than the value of n by 2। मतलब मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो n by 2 से जस्ट बड़ी या इक्वल होती है। तो जैसे ही आपको वो पता चल जाएगा फिर आपको आ जाना है फॉर्मूले पे। ओके, तो स्टेप 2 जब आपको ये पता चल जाएगा that is the median class, that is the median class। और आपका स्टेप 3, यूज फॉर्मूला नाउ। स्टेप 3 is calculate median by the formula, calculate median by the formula। ओके, अब फॉर्मूला क्या है देखो, ये याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला इज L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब L क्या है आपका? यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। N क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको टोटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। CF क्या होगा? तो CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास के ऊपर जो क्लास होगी ना उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उठाना है, मीडियन क्लास का मत उठाना वरना नेगेटिव हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो क्लास होगी ना उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट करना है इस फॉर्मूले में। अच्छा, नीचे जो F लिखा हुआ है, नीचे वाला F क्या है? तो नीचे वाला F लेकिन मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है। ऊपर जो CF लिखा हुआ है वो मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। डिनोमिनेटर में जो F है वो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लिखना है। और लास्ट में H आपका क्लास साइज हो जाएगा। ठीक है, H आपका क्लास साइज हो जाएगा। ठीक है, H आपका क्लास साइज हो जाएगा। तो अब इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझ जाते हैं। वैसे यही क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्मूले में हमको क्या क्या चीजें चाहिए, तो फॉर्मूला में यहां पे लिख रहा हूं मीडियन। 2 मिनट रुक जाना बस, टॉपिक खत्म ही हो गया। L प्लस ब्रैकेट N एक बार जल्दी से फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे सिंस 13 इज ग्रेटर देन 10, 13 इज ग्रेटर देन 10 और 10 ही आपका n/2 है, 10 ही आपका n/2 है। therefore 11 to 15, therefore 11 to 15 is the median class। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। अब इसी मीडियन क्लास से क्या निकल कर आएगा? L निकल कर आएगा। L क्या है? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है, तो 11 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। H कहां से निकल कर आता है? मीडियन क्लास का क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना हो जाएगा? 4। फिर जो F है, ये स्मॉल f, डिनोमिनेटर में जो F दिख रहा है, ये भी क्या होता है? तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास 11 से 15 है, 11 से 15 का ये देखो फ्रीक्वेंसी है 6। तो फॉर्मूले में 4 चीजें दिख रही है, उन 4 चीजों में से 3 चीजें फॉर्मूले में 1 2 3 4 5 चीजें दिख रही है। 5 में से 3 चीजें तो मीडियन क्लास से आ जाती है, 5 चीजों में से 3 चीजें मीडियन क्लास से आ जाती है। N जो होता है सवाल में दिया हुआ रहता है और CF हमारा मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास होती है। ठीक है, तो CF कितना हो जाएगा? तो CF आपका मीडियन क्लास से ऊपर वाला क्लास है, तो मीडियन से ऊपर वाला क्लास कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपको बस ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है,
आपको सिर्फ ये सारी वैल्यूज अब यहाँ पे पुट करनी है। तो 11 प्लस ब्रैकेट n/2 हो गया 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 सॉरी डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। ओके, तो ये आपका ऊपर बन रहा है 3/6, ये हो गया 3/6 इंटू 4। अब 3/6 कितना हो जाएगा, 3/6 हो गया 1/2 और ये इसको कैंसिल करेगा 2, मतलब 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लगता है मैंने कुछ गलती कर दी क्या, नहीं ठीक है, हाँ गलती कर दी है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अच्छा एक छोटी सी गलती हो गई, गलती क्या है, अरे जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है, देखो 1 से 5, 6 से 10। सो फर्स्ट मेक इट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल by adding 0.5 to the upper limit and subtracting half from lower limit। half मतलब कि आपका 0.5। याद है आप लोगों ने क्लास 8 में भी ये चीज देखी थी, क्लास 8 में भी आपने ये चीज देखी थी कि जब आपका क्लास कंटिन्यूअस नहीं होता है तो पहले हम उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं, है ना, उसको हम पहले कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर, हाँ मेरी खुद क्लास है, बट यहाँ पे बीच में छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद आप लोग की तो कोई क्लास नहीं है ना, तो 2 मिनट बस वेट कर लीजिए। तो आपके पास क्लास था 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25। हम क्या करेंगे, हमको ना सारे लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट जितने भी है उनको चेंज करना है, लोअर लिमिट -12 करना है, और जितने भी अपर लिमिट होंगे उन अपर लिमिट को हम अपर लिमिट +12 करेंगे। तो जैसे 1 दिख रहा है, 1 में से हाफ माइनस करो, तो 1 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5, और ये 5 आपका अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, तो जब 5 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 5.5। सेम चीज यहां कीजिए। अब 6 में नेक्स्ट क्लास पे आ गए हम लोग 6 to 10 में। अब 6 to 10 का जो क्लास है उसमें आप लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करो, तो 6 से 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5.5, और आपका जो 10 है वो 10 आपका अपर लिमिट है इस क्लास में, तो आप 10 में 0.5 ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 10.5। फिर सिमिलरली यहाँ पे 10.5 टू 15.5, यहाँ पे 15.5 टू 20.5, यहाँ पे 20.5 टू 25.5। तो ये आपको पहले करना पड़ेगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है? आपको पहले ये करना पड़ेगा। अभी भी हमारा मीडियन क्लास यही रहेगा, अगर ये हमारा मीडियन क्लास था तो अब ये मीडियन क्लास हो जाएगा, ये अब हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ओके, अमन पूछ रहा है 0.5 ऐड करने से क्या होगा सर? अमन देखो ना, ये कंटिन्यूअस बन गया। कंटिन्यूअस क्लासेस कौन सी होती है? कंटिन्यूअस क्लासेस वो होती है जहां पे एक क्लास का अपर लिमिट अगली क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। देखो यहाँ पे सेम है कि नहीं है, सेम दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे सेम नहीं था, यहाँ पे सेम नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखना, जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा टाइम शॉर्टेज हो रहा था, ध्यान ही नहीं पड़ा एकदम, बट आपको क्या करना है, आपको इसको चेंज करना है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस फॉर्मूले में सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, ये h जो है, h मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिख रहा हूँ h को, h आपका होता है मीडियन क्लास का साइज। तो मीडियन क्लास आपका क्या बन जाएगा, 11 to 15 की जगह वो बनेगा अब आपका 10.5 से 15.5।
तो 10.5 से 15.5 बना, तो h आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा आपका 15.5 माइनस 10.5, तो ये कितना हो गया, 15.5 माइनस 10.5 5, तो h की वैल्यू 5 हो गई। तो इस फॉर्मूले में आप h की जगह पे 5 रखोगे, ओके, फॉर्मूले में h की जगह पे 5 रखोगे, तो अब आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 13.5। एम आई क्लियर टू एवरीवन? 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, बट क्या ये चीज समझ में आ चुका है सबको? शिखर कह रहा है एल भी तो बढ़ेगा, एल एल यहाँ पे 10.5 हो जाएगा ना, एल यहाँ पे 10.5 हो जाएगा, यस यस यस, एल में भी चेंज आएगा, एल में भी चेंज आएगा, एल विल बी 10.5, एल विल बी 10.5, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी में भी एक ऐसा एग्जांपल है, सो इफ इट इज क्लियर, क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? क्या ये चीज सबको क्लियर है? होमवर्क में आप लोगों को ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी से कौन सा पार्ट करना है आप लोगों को, मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। एनटीएसी वाले कल मिलते हैं और बोर्ड्स वाले फिर परसों मिलते हैं हम लोग, है ना। पीडीएफ अभी क्लास के जस्ट 5 मिनट बाद ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। यू वेलकम स्टीव। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।